तो गैंग रिमूव करने का तरीका क्या है देखते हैं, चलिए। द रिमूवल ऑफ impurities, बोलो earthly impurities, और गैंग from a ore is known as concentration of ore. देखो बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछी जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है? रिमूवल ऑफ अर्थली इंप्यूरिटीज, जो गंदगी ओर के साथ लगे हुए होते हैं उनको रिमूव करने का तरीका को बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ। तो ओर को कंसंट्रेट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आपको इन मेथड्स के डिटेल में बिल्कुल एंटर नहीं करना है, क्योंकि इनके डिटेल्स आप लोग स्टैंडर्ड 12 में पढ़ोगे आने के बाद। जस्ट इनके नाम जानने हैं कि कौन कौन मेथड है अर्थली इंप्यूरिटीज को हटाने के लिए। पहला मेथड होता है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन में क्या करते हैं हम लोग, देखो जो धूल मिट्टी इत्यादि लगे रहते हैं ओर के साथ, वो क्या होगा, नॉर्मली यदि हम हाई स्पीड में पानी उस पर छीटे या एयर उसके ऊपर डाले तो क्या होगा, जो लाइट वाला पार्टिकल्स होगा वो पार हो जाएगा और जो डेंस पार्टिकल होगा वो नीचे बैठ जाएगा। तो बहुत सिंपल में समझ लो कि ओर का जो मेन कंटेंट होता है वो नीचे बैठ जाती है और बाकी धूल मिट्टी हट जाती है। ओके, ग्रेविटी के मदद से, है ना, ग्रेविटी भारी चीजों को नीचे बैठा देता है। सिंपल में इतना समझ लो, इसके डिटेल्स में आपको एंटर नहीं करनी है। नंबर 2, फिर से बोलिए ना सर, ग्रेविटी सेपरेशन। आप ही मुझे एक बार समझाओ, ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, बोलोगे जरा सा उधर से। जो फोर्स अर्थ के द्वारा लगाया जाता है। मैं पूछ रहा हूँ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है बेटा? जो भारी चीज होती है वो ग्रेविटी के इंपैक्ट में नीचे बैठेगी, जो हल्का चीज है उड़ जाता है, बात खत्म। इसके डिटेल्स में आपको नहीं एंटर करना है सौरभ, ठीक है ना? गॉट इट? धूल मिट्टी, यदि हम हाई स्पीड से हवा चलाएंगे तो धूल मिट्टी क्या होगी, उड़ जाएगी और जो ओर है वो नीचे बैठ जाएगा। ओके, दूसरा मेथड है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। देखो मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब क्या होता है, ओर में कुछ ऐसे इंप्यूरिटीज हो सकते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए, तो बहुत बड़े बड़े मैग्नेट की मदद से जो मैग्नेटिक इंप्यूरिटीज है उसको निकाल लिया जाता है। ओके, थर्ड, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। देखो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, ओर में पाइन ऑयल और पानी मिला देते हैं। अब उनको मिलाने के बाद ऑयल के साथ कुछ इंप्यूरिटी चिपक के निकल जाती है और बाकी ओर की पार्ट अलग हो जाती है। इन सिंपल इतना ही समझो, इनके डिटेल्स में आपको जाना ही नहीं है, बस नाम जानो वो काफी है आपके। ओके, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और चौथा है आपका हैंड पिकिंग। यदि कोई और में कोई ऐसा पार्ट है जो बहुत बड़ा बड़ा पार्ट है, इंप्यूरिटीज है, उसको हाथ से भी निकाल, जो रॉक्स रहेंगे, स्टोन्स रहेंगे, वो बड़े बड़े रॉक स्टोन्स रहते हैं, उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, क्रश कर दिया, एकदम छोटे छोटे टुकड़े बना दिए जाते हैं। छोटे छोटे टुकड़े को भी पाउडर फॉर्म बना दिया जाता है, एकदम पाउडर जैसा बना दिया जाता है। ओके, पूरा पाउडर जैसा बनाया जाता है। अब कुछ ऐसे टुकड़े होते हैं जो छोटा नहीं हो पाता और इंप्यूरिटीज उसको हाथ से भी निकाल के फेंक देगा। ग्रेविटी सेपरेशन में तेज हवा या तेज पानी का बहाव उसके ऊपर डाला जाता है,
तो हल्का फुल्का इम्प्योरिटी से निकल जाता है, बाकी डेंस वाला बैठ जाता है, वही तो ग्रेविटी सेपरेशन है। क्रॉस फ्लोटेशन में भी वही करते हैं, पाइन ऑयल या पानी के साथ इन सबको मिला देते हैं, तो क्या होता है, जो कुछ इम्प्योरिटीज पानी के साथ मतलब ऑयल के साथ चिपक जाती है, सेपरेट हो जाएंगी, और मैग्नेटिक सेपरेशन में मैग्नेट की मदद से जो मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज है उनको निकाला जा सकता है, बस यही। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा यदि कभी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर के कौन कौन से मेथड है, तो ये 4 मेथड आप लिख सकते हैं। ओके, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कभी नहीं पूछी जाएगी। तो इस प्रकार ओर के प्यूरिफिकेशन का पहला स्टेप आता है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट के तहत हम लोग समझेंगे, जो फ्लो चार्ट आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, और फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हो गया? देखिएगा, आई विल ड्रॉ फ्लो चार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक पर्टिकुलर ओर को मैंने धरती के अंदर से निकाला, ठीक है ना, माइनिंग की गई, उसको निकाली गई। अब क्या किया जाता है पहला स्टेप में, ये तो आपको बता ही दिया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया जाता है पहले स्टेप में। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम लोग किसको निकालते हैं, जल्दी कोई जवाब देगा? गैंग को अलग करते हैं, वेरी गुड, बहुत सिंपल आंसर, गैंग को अलग करते हैं। गैंग मतलब धूल मिट्टी इत्यादि सब अलग हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि जो ओर है वो किस वैरायटी का है, हम लोग ये चेक करेंगे। इट इज हाई रिएक्टिव, कि मेडिवल रिएक्टिव, कि लीस्ट रिएक्टिव। ओके, यदि एक पर्टिकुलर ओर हाई रिएक्टिव है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ये दिमाग में रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर। मोल्टेन का मतलब आप लोग समझते होंगे, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया आप लोगों को, ये ध्यान रखना, जो बड़ा पत्थर सब रहता है उसको हम लोग चूर चूर कर दिए, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा बना चुके हैं, धूल मिट्टी सब अलग हो चुकी है। अब वो छोटे छोटे टुकड़े जो है वो यदि हाई रिएक्टिव के है तो क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। हाई रिएक्टिव के तो उसको पहले मेल्ट कर देना, हाई टेम्परेचर लगा के मेल्ट करना है, फिर उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करके। ओके, फिर उसके बाद हमें प्योर मेटल मिलता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, जो एक और पार्ट रहता है उसका वो अलग हो जाएगी और प्योर मेटल आपको मिल जाएगी। ये चार्ट बहुत आराम से देखिएगा। मेडिवल रिएक्टिव, जो बीच के रिएक्टिव के एलिमेंट्स होते हैं, तो वो 2 टाइप के और होते हैं उनके नॉर्मली, कार्बोनेट और या सल्फाइड और। ओके, 2 टाइप के और होंगे, एक कार्बोनेट और होगी या सल्फाइड और। ओके, नॉर्मली मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट जैसे लेड, आयरन, जिंक, इन सब का और 2 फॉर्म में मिलता है, कार्बोनेट और सल्फाइड। यदि कार्बोनेट और है तो हम लोग एक प्रोसेस लगाते हैं कैल्सिनेशन, जिसकी डिटेल्स मैं आपको समझाऊंगा कि कैल्सिनेशन क्या होता है थोड़ी देर के बाद। बट एक प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन, जहां पे कार्बोनेट और को, मान लो XCO3 है कार्बोनेट और को, उसको हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे और आपको मिलती है मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ठीक है ना।
तो हम लोगों ने कार्बोनेट और यदि देखा तो एक प्रोसेस लगाया कैल्सिनेशन में, सिंपल में समझ लो, इसको हम लोग हीट करते हैं तो मिलता है मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें जो मेटल ऑक्साइड मिली है, ओके, जो मेटल ऑक्साइड हमें मिलता है, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके साथ क्या करेंगे वो मैं लेटर बताता हूँ आपको। पहले ये देख लो, यदि सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड ओर के साथ किया जाता है रोस्टिंग। क्या किया जाता है? रोस्टिंग। तो रोस्टिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, वो सल्फाइड ओर को नॉर्मली ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं और मेटल ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। ओके, तो दोनों केस में देखो मेटल ऑक्साइड हमें मिल रहा है, ठीक है ना, तो दोनों केस में मेडिवल वाले से हमें मेटल ऑक्साइड ही मिलता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस मतलब क्या होता है बेटा, बता सकते हो? ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। को तो ऑक्सीजन को हम लोग निकाल देते हैं तो बच जाता है सिर्फ मेटल, है ना। तो हमें मेटल मिलता है, इस स्टेप के बाद हमें मेटल मिल जाती है। बड़े अब ये जो मेटल रहता है वो प्योर नहीं रहता है, हम लोग इसको फर्दर रिफाइनिंग करते हैं विद अ प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ओके, विद अ प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करने के बाद आपको प्योर मेटल मिलता है। ओके, मतलब हाई प्यूरिटी वाली मेटल मिलती है। Got it? ध्यान से समझिएगा इस चार्ट को। मेडिवल ओर दो टाइप के, कार्बोनेट और सल्फाइड। कार्बोनेट ओर के साथ करनी है कैल्सिनेशन, हीट किया मेटल ऑक्साइड। सल्फाइड ओर के साथ रोस्टिंग, हीट किया मेटल ऑक्साइड मिला। मेटल ऑक्साइड जो मिली इन दोनों स्टेप में उनको रिड्यूस करके सुटेबल एजेंट लगा के और फिर हमें मिलती है मेटल। वो मेटल बहुत हाई प्योर नहीं रहता, मतलब 70-80% तक का आसपास रहता है। फिर उसको यदि हम 93%, 95%, 99% प्योर बनाना है आसपास, तो हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग लगाएंगे जिससे हाई प्यूरिटी मेटल मिलते हैं। ओके, अब यदि लीस्ट रिएक्टिव ओर है, बिल्कुल रिएक्टिव जो ओर नहीं होते, देखो लीस्ट रिएक्टिव वाले जो ओर होते हैं वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो फ्री फॉर्म में रहेगा, तो फ्री फॉर्म में तो कुछ नहीं करना है, कंसंट्रेशन करना है, सारा धूल मिट्टी अलग करना है, आपको प्योर मिल जाता है। बट कभी काल ये लोग सल्फाइड के फॉर्म में भी मिलते हैं। ओके, सल्फाइड के फॉर्म में, तो सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा तो आपको सेम तरीका लगाना है रोस्टिंग का, और रोस्टिंग के बाद आपको रिड्यूस करने का जरूरत नहीं है, कोई एजेंट लगा के आप डायरेक्ट उसको हीट कर दोगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे रिडक्शन विद सुटेबल एजेंट होता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप की रिडक्शन एजेंट होती है, यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप होता है, सब रिएक्शन में सेम चीज से रिड्यूस नहीं कर सकते, तो अलग अलग टाइप की चीजें लगा के रिड्यूस की जाती है अलग अलग मेटल ऑक्साइड को, ये ध्यान में रखो, अलग अलग मेटल ऑक्साइड को अलग अलग चीजों से रिड्यूस करवाते हैं। ओके, बट यहाँ पे रोस्टिंग किए, हमें मेटल ऑक्साइड मिला, तो मेटल ऑक्साइड को कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्ट हीट कर दो, आप डायरेक्ट हीट कर दोगे तो आपको मेटल मिल जाएगा, क्योंकि इसके ऑक्साइड, इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो थर्मली बिल्कुल स्टेबल नहीं होते हैं और इसकी ऑक्सीजन अलग। Got it? तो ये फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार ऑब्जर्व करो और अच्छे से इसको नोट डाउन करो, ठीक है ना। इसको बता दीजिए सर, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़ाएंगे बेटा, एक एक स्टेप हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, सारे पढ़ेंगे हम लोग इसी चैप्टर में, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग सब पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लो, सब सब स्टेप्स को नोट करो पहले, ओके। सबने नोट डाउन किया?
हो गया? चलिए चलिए, सबसे पहले हम लोग आज एक्सट्रैक्शन देखेंगे लीस्ट रिएक्टिव का, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव। तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं कि नीचे होते हैं? नीचे। नीचे। द लोअर एलिमेंट्स in the reactivity series are unreactive भी बोला जा सकता है, are unreactive। ओके, हम लोग इसके जो आपको ऑक्साइड्स मिलेंगे उनको रिड्यूस करने के लिए पहले भी अभी बताया कोई एजेंट लगाने की जरूरत नहीं है। द ऑक्साइड्स ऑफ these metals can be reduced by heating। ओके, सिर्फ हीट कर दोगे तो इनके ऑक्साइड रिड्यूस हो जाते हैं। तो चलो हम एक एग्जांपल के तहत समझने की कोशिश करते हैं। सिनेबार को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिनेबार का केमिकल फॉर्मूला किसी को याद है? HgO। HGS। HGS। सिनेबार HGS होता है। इसका नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। यदि केमिकल नेम बोलूं मर्क्यूरिक सल्फाइड, क्योंकि वैलेंसी 2 है। Hg की वैलेंसी 2 वैलेंसी होती है, +1 +2। +1 है तो मर्क्यूरस, +2 है तो मर्क्यूरिक। ओके, तो हम लोग सिनेबार का एक्सट्रैक्शन के लिए फर्स्ट स्टेप लगाएंगे रोस्टिंग। ठीक है, क्या लगाएंगे? रोस्टिंग। तो सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड ओर के लिए एक प्रोसेस लगाया जाता है रोस्टिंग। तो स्टेप 1 है रोस्टिंग में क्या करते हैं हम लोग? हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर एंड फ्री सप्लाई ऑफ एयर, मतलब बहुत ज्यादा मतलब एयर रहेगा उसके प्रेजेंस में हम लोग इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। मतलब बहुत एक्सेस एयर के प्रेजेंट में हम लोग इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। ओके, जैसे HGS है तो एक्सेस एयर के प्रेजेंस में मैं इसको हीट कर रहा हूं तो ये क्या होता है? बन जाता है HgO और SO2। ओके, मर्क्यूरस ऑक्साइड बन चुकी है और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? द मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन्ड can be reduced by simple heating, can be reduced by simple heating। देखो HgO को मैंने क्या किया? जस्ट हीट किया, हमें मिला Hg लिक्विड प्लस O2। अब चाहो तो इक्वेशन को बैलेंस कर दो। ओके, तो प्योर Hg हमें मिल गया। तो ये एक्सट्रैक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सिनेबार HGS, इसका नाम भी HGS सल्फाइड हो रहा है ये, हाँ सल्फाइड IDE। रोस्टिंग कहिए हैं, क्या है रोस्टिंग? पूछा जाता है रोस्टिंग का डेफिनेशन, हीटिंग ऑफ सल्फाइड और इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर या एक्सेस ऑफ एयर। HGS ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया HGO और सल्फर डाइऑक्साइड बनी द मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन। जो मेटल ऑक्साइड मिला है आपको ये वाला, उसको रिड्यूस करवाना है, कैन बी रिड्यूस्ड बाय सिंपल हीटिंग Hg और O2 बाहर हो गया गैस, ठीक है ना। तो आई सपोज ये एक्सट्रैक्शन तो आपको याद ही हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट में और एक एक्सट्रैक्शन आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना है, दैट इज चाल्कोसाइट और कॉपर ग्लैंड्स। क्या नाम है बताओ, इसका फॉर्मूला किसी को मालूम है? CuH2। Cu2S2। Yes sir, CuOS। ठीक है ना। इसका यदि केमिकल नेम में आपसे पूछूं तो केमिकल नेम क्या बता सकता है? क्यूप्रस सल्फाइड। हाँ क्यूप्रस सल्फाइड। हाँ वेरी गुड, क्यूपरस सल्फाइड है। क्यों क्यूपरस सल्फाइड है? क्योंकि यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 1 है ना। क्यूपरस सल्फाइड Cu प्लस और S2 माइनस है, तो क्यूपरस सल्फाइड। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर के केस में हम लोग जो पहला स्टेप लगाते हैं, रोस्टिंग करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रहनी चाहिए। तो आपको मिलेगा Cu2O प्लस SO2, Cu2O प्लस SO2, इसका नाम क्या है? क्यूपरस ऑक्साइड। ओके, अब जल्दी से कोई मुझे इसका बैलेंसिंग बता सकता है कैसे होगा? बैलेंसिंग बताइए, चलिए कोई भी नहीं आता है? कॉपर 2 है, कॉपर 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 2 और इधर 3 है, किस तरह बैलेंस होगी? थोड़ा दिमाग लगाओ, कोई बता सकता है? नहीं, बैलेंसिंग में भूल गए बेटे आप लोग, करना ट्राई इस पर होमवर्क। मैं बैलेंसिंग भी बताऊंगा तो हो गया, और इसकी बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। यस सर। सर 2Cu2S plus 3O2 is equal to 2CO2O plus 2SO2। ठीक है, 2Cu2S, तो कॉपर आपकी 4 हो गई, तो ऑब्वियसली कॉपर 4 है तो इधर भी 4 कर दो। सल्फर 2 है तो सल्फर आपकी 2 हो गई है, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 टू 4 और 2 6, तो 2 है, यहाँ पे आप 3 डाल दो, हो जाएगी बैलेंस। हो गया कि नहीं? किसने बताया बैलेंसिंग? सर कुछ ठीक, चलिए 2 टू 4 2 टू 4, ठीक है ना बेटा। 2 सल्फर ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 6। अब नेक्स्ट देखो, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, Cu2O जो मिला है, अब इसको हम लोग रिड्यूस करने के लिए हीट नहीं करेंगे, हम लोग फिर से इसमें लगा देंगे और Cu2S डाल देंगे इसमें, और Cu2S हम इसमें डाल देंगे, तो होता क्या है, ये कॉपर में रिड्यूस हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको हम बेसिमराइजेशन भी बोलते हैं, बट आप लोगों को वो बेसिमराइजेशन टर्म के बारे में नहीं सोचना है। पहला स्टेप क्यूपरिक ऑक्साइड बनाना है, सॉरी क्यूपरस ऑक्साइड बनाना है, और नेक्स्ट स्टेप में क्यूपरस ऑक्साइड को और ज्यादा और डाल के रिड्यूस करना है, आपको कॉपर मिल जाएगा। अब इसका बैलेंसिंग कौन कर सकता है, जल्दी बताएगा? चलो इसका बैलेंसिंग देखते हैं कौन करता है। 2Cu2O plus हाँ? Cu2O plus Cu2S react 6Cu plus SO2।
गुड गुड गुड। 2Cu2O, तो 2 2 4 और 2 6 हो गई, तो आप यहाँ पे 6 लगा दीजिए। ओके, ऑक्सीजन आपकी 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है, सल्फर 1 है, बैलेंस हो गई। सिंपल है ना? 4 2 6, 4 2 6, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, एक सल्फर एक, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो ये हुआ आपका कॉपर का एक्सट्रैक्शन। जल्दी से इसका नोट डाउन कर लो, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सबने लिख लिया? चलिए, नेक्स्ट वी विल सी medieval reactive एलिमेंट्स के एक्सट्रैक्शन को हम लोग देखेंगे। देखिएगा, द medieval reactive elements like zinc, iron, सल्फाइड्स और कार्बोनेट, इसके जो ओर होते हैं या तो सल्फाइड्स होते हैं या तो कार्बोनेट्स होते हैं। ओके, तो आपको तो मालूम ही है कि सल्फाइड ओर रहे तो आपको लगानी है रोस्टिंग प्रोसेस, है ना? सल्फाइड ओर आर सब्जेक्टेड टू रोस्टिंग, को मैं फिर से नहीं डिफाइन करूंगा। नेक्स्ट होता है व्हाट इज कैल्सिनेशन, डेफिनेशन पूछी जाती है। कार्बोनेट्स और आर कार्बोनेट्स और आर heated in absence या limited supply of air, in absence / limited supply below its melting point। देखो बेटा, ये डेफिनेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, शायद मैंने रोस्टिंग में लिखवाना छोड़ दिया, तो रोस्टिंग में भी इस पॉइंट को लिख लेना कि कार्बोनेट और हो सप्लाई में हीट करे या एयर के बिना हीट करे, पर टेम्परेचर को आपको ओर के मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर नहीं ले जाना है। ओर के मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर टेम्परेचर ले जाओगे तो और भी पिघल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेफिनेशन में, ठीक है ना? सल्फाइड वाले में भी इंक्लूड कर लेना। तो कैल्सिनेशन का डेफिनेशन क्या हुआ? कार्बोनेट ओर को हम लोग हीट करते हैं एब्सेंस में, किसके एब्सेंस में? एयर के एब्सेंस में, या एयर की हल्की फुल्की सप्लाई आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट जो हीटिंग है वो मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर टेम्परेचर उसकी नहीं जानी चाहिए, उससे बिलो। ओके, गॉट इट? तो ये कैल्सिनेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन वाइज, गॉट इट? फिर इसके ऑक्साइड्स को, द ऑक्साइड्स ऑफ
की रोस्टिंग हो गई, ऑक्साइड मिल गई, कैल्सिनेशन की रोस्टिंग हो गई, ऑक्साइड मिल गई, तो द ऑक्साइड ऑफ दीज ओर्स आर रिड्यूस्ड बाय सुटेबल मीन्स, आर रिड्यूस्ड बाय सुटेबल मीन्स। ओके, तो चलिए हम एक एक्सट्रैक्शन देखते हैं जहां पे आइडिया हमारी थोड़ी क्लियर हो। तो हम लोग जिंक कार्बोनेट बोलो या इसको हम लोग स्मिथसोनाइट बोलते हैं। ओके, आप इसका नाम कैलामाइन भी देखोगे। तो कैलामाइन नाम ठीक है, बट कैलामाइन नाम अब इसका नहीं लिया जाता है सिर्फ जिंक कार्बोनेट का, क्योंकि स्मिथसोनाइट नाम के एक साइंटिस्ट ने ये बता दिया था कि ये जो ओर है सिर्फ इसमें जिंक कार्बोनेट है, और कैलामाइन कॉम्बिनेशन ऑफ ओर्स होते हैं, तो उसकी डिटेल्स में आपको नहीं जाना है। बस दिमाग में रखो, जिंक कहीं कैलामाइन लिखा हुआ तो आप जिंक कार्बोनेट लिखा हुआ तो गलत नहीं है, वो पुरानी वर्जन है, ठीक है ना। रिसेंट जितने सर्वे हुए हैं और रिसेंट रिलीज के हिसाब से जिंक कार्बोनेट को स्मिथसोनाइट बोला जाता है। ओके, आप नाम से आपको उतनी मतलब नहीं रखनी है, इसकी एक्सट्रैक्शन से मतलब है। तो जिंक कार्बोनेट को आपको क्या करना है, हीट करना है। किसमें हीट करना है, एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, जिस प्रोसेस को हम लोग कैल्सिनेशन बोलते हैं, है ना। कैल्सिनेशन में ये रिड्यूस हो जाएगी जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जिंक ऑक्साइड निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको जिंक ऑक्साइड को कार्बन के मदद से, जिंक ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस करवानी है, तो आपको जिंक मिलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है, तो जिंक सॉलिड आपको अलग मिल जाता है। अब रीजन यहाँ पे आपको एक चीज जानना है कि ये जो जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने कार्बन लगाया, तो कार्बन इसको रिड्यूस इसलिए कर पाया, देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट, जिंक ऑक्साइड, जिंक बनी तो इसकी ऑक्सीजन निकल गई। ओके, अब कार्बन ने इससे ऑक्सीजन निकाला ना, तो कार्बन इससे ऑक्सीजन इसलिए निकाल पाया क्योंकि कार्बन की जो ऑक्सीजन के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो जिंक से ज्यादा होता है, इसलिए कार्बन जिंक से ऑक्सीजन खींच सकता है। गॉट इट, तो जिंक को अकेला कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ओके, इसके फर्दर डिटेल्स आप लोग पढ़ोगे सीनियर क्लासेस में, किसकी एफिनिटी इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा होगी, वो आप डिटेल्स में सीनियर क्लासेस में आपको पता चलेगा कि क्यों कार्बन इसको रिड्यूस कर दे रहा है। ओके, तो ये तो हो गया। अब यदि आपके पास जिंक सल्फाइड रहा, तो जिंक सल्फाइड का नाम क्या है, जिंक ब्लेंड बोलते हैं ना, जिंक ब्लेंड बोलो या स्टेरलाइट बोलो, दोनों नाम चलता है। तो जिंक ब्लेंड को हम लोग क्या करेंगे, ZnS, आपको मालूम है क्या करना है, रोस्टिंग करनी है। ओके, रोस्टिंग लिख देता हूं नीचे में, कंफ्यूज मत होना, आप लोग भी एग्जाम में लिख देना, ठीक है ना। ऊपर में यहाँ रोस्टिंग लिखना, फिर डेफिनेशन लिखना, स्टेप 1, स्टेप वाइज आंसर करना। वैसे एग्जाम में कैसे लिखना है आंसर्स, उसकी चिंता मत करो, उसके लिए मैं स्पेशल क्लासेस लूंगा। किस तरह एग्जाम में आपको, देखो बहुत बच्चों को ट्राई करना है कि एटलीस्ट गेट 100 इन साइंस, 100 नहीं भी आए तो 98, 99, 95 तो पढ़ आना ही चाहिए। बट सिंपल कुछ मिस्टेक के कारण आपके मार्क्स 85, 81 तक चल जाती है। वैसे जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं मुझे मालूम है कि 80 से ऊपर ही रहेगा आपका साइंस, बट थोड़े थोड़े मिस्टेक नहीं होने चाहिए, आंसर लिखने का डेफिनेट तरीका होता है। ओके, लास्ट 1-2 महीने में हम लोग तो आपको पेपर्स करवाएंगे, लास्ट 10 इयर्स पेपर्स, और हमारे स्पेशली डिजाइन पेपर आपके लिए एज अ मॉक टेस्ट होगा। वहां पे आप लोगों को सारा लिखने का तरीका कि आंसर किस तरह लिखना है वो आपको बताया जाएगा। ओके, तो ध्यान से लिखना, ऐसे आंसर्स को जब पूछा जाए कि जिंक ब्लेंड को आप रोस्टिंग, फिर उसके बाद जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। स्टेप 2, रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड, से ही रिड्यूस कर देते हैं,
तो जिंक सॉलिड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. Okay, this one is step 1, this one is step 2, and this one is of zinc sulfide. Okay, तो आप लोग प्रॉपर नाम लेके यहाँ पे लिखते हैं ना, रिडक्शन किया गया है. ओके, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडाइज हो रही है और जिंक रिड्यूस हो रहा है. ये भी दिमाग में रखिएगा, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रही है क्योंकि तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो एजेंट कैसा है ये एजेंट है. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन, दिस वन. और ये वाला ऑक्सीडाइज. ओके, तो दिमाग में रखनी है. जल्दी से इसको नोट डाउन करो. और एक बात, कभी भी आएगा क्वेश्चन कि एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर कैसे करना है, तो स्टेप 1 में हमेशा आपको लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज डन बाय सुटेबल टेक्निक. ये मेंशन करने मत भूलना. क्वेश्चन यदि पूछा गया कि एक ओर को एक्सट्रैक्ट करना है मेटल उससे, तो क्या करना है, तो पहला स्टेप ऐसे ही लिख देना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज डन बाय सुटेबल टेक्निक. नाम लिखने की जरूरत नहीं है टेक्निक का. कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज डन बाय सुटेबल टेक्निक, फर्स्ट स्टेप. दूसरा स्टेप रोस्टिंग लगाओ या कैल्सिनेशन लगाओ, लिख दो. तीसरा स्टेप रिडक्शन करो, ठीक है ना. फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी बता दूंगा, वो भी मेंशन कर देना, ठीक है ना. पहले ये तो लिख लो. बिठा दो, चलिए. देखिए, मैं एक छोटा अल्युमिनियम ऑक्साइड में खुद में एक और है एल्यूमिना, जिसको हम लोग इसमें कार्बन लगा देता हूं, तो ये एल्युमिनियम और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाना चाहिए. तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना. हर ऑक्साइड को पॉसिबल नहीं है मेटल. एल्युमिनियम की जो ऑक्सीजन के लिए रिक्वायरमेंट है या एफिनिटी है बहुत हाई है. एल्युमिनियम ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करना चाहता. ओके, और कार्बन की इतनी क्षमता नहीं है कि एल्युमिनियम से वो इलेक्ट्रॉन निकाल ले. ओके, इसलिए कार्बन की क्षमता जब इतनी है नहीं कि वो ऑक्सीजन को यहां से निकाल ले, तो कार्बन कभी भी इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, ये रिएक्शन नहीं हो सकती. इसलिए एजेंट यूज करवाया जाता है रिड्यूस करवाने के लिए. अब देखिएगा, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट और जो आपको देखना, क्वेश्चन पूछा है, भले इसका नाम नहीं लिखा है उन्होंने पाइरोलुसाइट, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाती है. मैंगनीज का एक और आता है MnO2, जिसका नाम होता है पाइरोलुसाइट, ठीक है ना. तो पाइरोलुसाइट की रिडक्शन कैसे की जाती है? बेटा आप ऑक्सीजन कार्बन लगा दोगे तो ये रिडक्शन नहीं. आपको यहाँ पे क्या लगाना है, फाइनली डिवाइडेड अल्युमिनियम. अल्युमिनियम के छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसके साथ मिला दो और हीट कर दो. आपको मैंने पहले बताया अल्युमिनियम को ऑक्सीजन से बहुत चाहत है, और अल्युमिनियम के साथ रिएक्शन में जब हीट की जाती है तो अल्युमिनियम क्या करता है, ऑक्सीजन खींच लेता है इससे, और ये रिएक्शन Al2O3 प्लस मैंगनीज प्लस हीट. ओके, इसमें आपको हल्का सा ही हीट करना पड़ता है, जस्ट इनिशिएट करवाने के रिएक्शन को आपको स्लाइट हीटिंग इन द बिगिनिंग करना है. फिर उसके बाद इस रिएक्शन में बहुत ही हीट निकलती है.
हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, ठीक है ना। ये हीट इसलिए किया जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में रिएक्शन को इनिशिएट करवाया जाता है, स्टार्ट करवाया जाता है। एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो इतना हीट निकलता है कि मतलब क्या बताया, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये दिमाग में रखना है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई बच्चा बैलेंस कर सकता है इसको क्या? सर 3MnO2 plus 4Al is हाँ 2Al2O3 हाँ plus 3Mn. गुड। 3 ml ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, अल्युमिनियम 4, अल्युमिनियम 4 हीट निकल गया, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखना है कि पाइरोलुसाइड को अल्युमिनियम के मदद से रिड्यूस करते हैं। इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? हीलियम, हीलियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और एल्युमिनियम, हम तो हीलियम। ये सर ऑक्सीडाइज, ओके, अल्युमिनियम हुआ ऑक्सीडाइज, तो इसलिए वो है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। और मैंगनीज डाइऑक्साइड हुई रिड्यूस, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको बोल सकते हो, बट क्वेश्चन वो नहीं पूछी जाएगी आपसे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, ठीक है। गॉट इट? So this one is the important part. सर इस रिएक्शन में हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है क्या? यस सर। बोलो बेटा। सर इस रिएक्शन में तो सर एल्युमिनियम तो सर फिर वेस्ट हो जाएगा ना सर, Al2O3 बनकर। बेटा हमको मतलब है मैंगनीज डाइऑक्साइड से, मैंगनीज डाइऑक्साइड हमको मिल गया, अब एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्या करना है नहीं करना वो कंपनी समझे, ठीक है ना। एक्चुअली एल्युमिनियम ऑक्साइड के यूज किए जाते हैं बाद में, ठीक है ना, वो वेस्ट कोई चीज नहीं जाता है। कंपनी में जब भी एक्सट्रैक्शन होती है ना तो इसका भी फिर से यूज किया जाता है डिफरेंट मेथड लगा के कुछ ना कुछ, ओके ओके सर। ठीक है ना। तो मेन कॉन्सेप्ट इस रिएक्शन की ये है कि अल्युमिनियम भले मेरा थोड़ा बर्बाद हो जाए तो हमें पर एक चीज मिल जाती है, ठीक है ना। तो सपोज आप लोग समझ सकते हो। अनदर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिएक्शन का नाम है थर्माइट प्रोसेस। ये क्वेश्चन पक्का आएगा बोर्ड से, जितना चीज आज पढ़ाया, 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स। थर्माइट प्रोसेस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जहां पे हम लोग Fe2O3 की रिडक्शन करते हैं, ओके। Fe2O3 का नाम होता है हेमाटाइट। बोलते हैं HAE, आप स्पेलिंग देख लेना, ठीक है ना। अब देखो इसकी यूज की जाती है अक्सर, आप लोग देखे होंगे, आप लोग यदि जाते होंगे रेलवे ट्रैक घूमने घूमने, तो रेलवे ट्रैक्स जो रहते हैं, ओके, ये जो रेलवे ट्रैक रहता है, कभी कभी आप लोग देखे होंगे रेलवे ट्रैक फट जाता है। ये जो रेलवे ट्रैक्स रहते हैं ना, बीच में आप देखोगे क्रैक आ जाता है, कभी गौर किए हो? हाँ, कभी देखे होंगे आप लोग कि रेलवे के ट्रैक के बीच में जो गैप रहती है, मैं उसका बात नहीं कर रहा, वो गैप दी जाती है दूसरा रीजन के लिए। रेलवे ट्रैक के बीच में गैप दिया जाता है, आपको मालूम है ना क्यों दिया जाता है? क्योंकि गर्मी के दिनों में यस सर। लोहा एक्सपैंड करता है, तो लोहा एक्सपैंड करता है तो जगह चाहिए एक्सपैंड करने की। यदि आपको कोई जगह ना देगा तो एक्सपैंड करने की वो टेढ़ा हो जाए, इसलिए जगह दी जाती है। ट्रैक जो है मानो फट गया, लोहा फट गई, तो लोहा आस्ते आस्ते फटते 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 क्या होगा, ट्रैक टूट जाएगा। तो रेलवे वाले क्या करेंगे, इसको खोल के ले जाएंगे कंपनी में और वहां पे वेल्डिंग करेंगे, और फिर कोई ट्रेन आएगा उतना देर में तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसको खोल के तो ले नहीं जाया जा सकता है। कितना लोहा खोलेगा भाई, कितना ट्रैक खोलेगा, पॉसिबल नहीं है कि नहीं, कि हर जगह से लोहा खोल के ले जाए कंपनी में और फिर वहां पे जाके उसकी वेल्डिंग करे या जो करना ना। वो लोग जो करते हैं यही पे करते हैं, जहां पे ट्रैक है वहीं पे काम होता है। एक्चुअली क्या होता है, जहां पे रेलवे ट्रैक टूटती है एक बोगी आता है,
एक ऐसी बोगी आती है, ओके, ये ट्रेन की बोगी ही रहती है जो ट्रैक मेंटेनेंस करता है। ये ट्रेन का बोगी का काम क्या है, इसमें एक ऐसी अटैचमेंट लगी है, ओके। ये अटैचमेंट क्या करता है, जहां पे रेलवे ट्रैक फटा है वहां पे इसको फिट कर दिया जाए, ठीक है ना। रेलवे ट्रैक जहां फटती है वहां पे इस अटैचमेंट को फिट कर दिया, ओके। और इसमें क्या करेगा, Fe2O3 और एल्युमिनियम पाउडर मिला देगा, Fe2O3 और एल्युमिनियम पाउडर मिला देगा, बट फिर इसको एक एक्सटर्नल एजेंट की मदद से हीट किया जाता है, हल्का सा इस कंटेनर को हीट करता है, हीट सप्लाई करता है। हीट सप्लाई करते के साथ ये रिएक्शन इनिशिएट होती है और Fe2O3 सॉलिड जो रहता है वो अल्युमिनियम फाइनली डिवाइड, अल्युमिनियम को छोटे छोटे टुकड़े लेंगे, रिएक्शन पास होती है, तो रिएक्शन होता है, आयरन लिक्विड फॉर्म में निकलती है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बाहर हो जाता है। अब बोलो इसे लिक्विड फॉर्म में क्यों, क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि एल्युमिनियम के साथ जो रिडक्शन होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इतना हीट निकलता है, देखो हल्का सा हीट करने पे ये रिएक्शन आग पकड़ लेता है, और ये रिएक्शन होती है जहां पे आयरन रिड्यूस होता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो गया, एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज, इतना हीट निकलता है कि आयरन पिघल जाता है। तो आयरन जब पिघलता है तो बेसिकली होती क्या है, आयरन पिघल के ये ट्रैक में जहां जहां छेद है या हल्का भी कटा हुआ है उस जगह पे लिक्विड फ्लो करता है, तो लिक्विड वहां फ्लो होता है, तो हल्का फुल्का भी जो टूटा हुआ है वहां लिक्विड फ्लो करके चला जाता है, फिर इसको पार्ट को निकाल लिया जाता है, फिर उसके बाद वो पोर्शन सॉलिडिफाई हो जाता है, ओके। तो इस रीजन इसका मेन एडवांटेज यही है कि इस रिएक्शन में इतनी हीट मिलती है कि लिक्विड फॉर्म में आयरन निकलता है, फिर आयरन जब ट्रैक में एंटर कर जाती है थोड़ा देर बाद वो कूल होने के बाद सॉलिडिफाई कर देता है, छोटा मोटा भी होल यदि क्रिएट हुआ है रेलवे ट्रैक, ओके। तो थर्माइट प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इंडियन रेलवेज इसका इस्तेमाल करता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक्स। ओके, पटरियां को खोल के कोई कहीं नहीं ले जाता, वहीं पे रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस, ओके। अल्युमिनियम ऑक्साइड भी बनता है, तो वो तो बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, वो मेल्ट नहीं होती है, वो गिर जाता है वहीं पे, छोड़ छाड़ के वो लोग आ जाता है या पिक करके ले जाता है, वो उसकी प्रॉब्लम है, बट मेरा ट्रैक बन जाता है, ठीक है ना। Got it? So this is a very important process, thermite process. Thermite process क्या है, आपसे यदि पूछा जाए तो आयरन ऑक्साइड की अल्युमिनियम के साथ रिडक्शन होती है, आयरन अल्युमिनियम ऑक्साइड और हीट, और ये यूज होता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक्स, ओके। अब इसको नोट डाउन कर लो, हो गया। हीट सर इसमें बाहर आता है कि अंदर आता है सर, ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, हीट इसको दे रहे हैं ना, एंडो ना होना चाहिए। हमने क्या बोला था, आपका ध्यान कहाँ रहता है कि रिएक्शन को इनिशिएट करवाने के लिए, स्टार्ट करवाने के लिए जस्ट हल्का सा हीट दिया जाता है, फिर उसके बाद अपने आप ये रिएक्शन हीट जनरेट करने, समझे? यस सर। ओके, देखो आप लोग पढ़ोगे, ये गलत क्वेश्चन तो आपने नहीं पूछा है, ऑब्वियसली ये टेक्निकल क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग जो स्टैंडर्ड 12th में आओगे तो चैप्टर पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स, जहां पे आपको समझ आएगा कि एक रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी जरूरत है। एक बार मैंने एक्टिवेट कर दिया रिएक्शन को, रिएक्शन स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद ये सेल्फ प्रोसेस करता है, बहुत सारा हीट निकलता है। तो जूनियर लेवल में आपके लिए तो मैंने इतना लिखा है, तो आपको समझ आना चाहिए, जब प्लस हीट प्रोडक्ट में है इसका मतलब बहुत सारा हीट निकल रहा है, ठीक है, ओके। समझ आया अभिजीत? नहीं समझ आया अभिजीत? यस सर, आ गया। जल्दी से इसका नोट डाउन कर लीजिए, और जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो आई रिक्वेस्ट यू कि बहुत अच्छे से सारे इक्वेशन को प्रैक्टिस करके आना, ठीक है ना। मेडिवल रिएक्टिव एलिमेंट्स के सारे हम लोगों ने इक्वेशन देख लिए, जितने इक्वेशन करवाए हैं सबको दो चार बार लिख के प्रैक्टिस करना,
ओके, सिंपल इक्वेशन है। देखो मैं जितना इक्वेशन आप लोगों को लिखवाता हूँ इसलिए लिखवाता हूँ कि आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो। वैसे आपको स्टैंडर्ड 10th में तो मतलब 50-100 इक्वेशन तो काफी है आपके लिए, बट हमें तो पढ़ना है थोड़े अच्छे से कि आप केमिस्ट्री की समझ आपकी अच्छी हो। तो बेटर नेक्स्ट क्लास में आप आओ, थोड़ा प्रैक्टिस करके आओ, फिर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को देखेंगे और थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइसिस भी मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? गॉट इट? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू आज के लिए। सो नोट डाउन करो। चलिए, थैंक यू।